गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आंकड़ों के आरेखीय प्रस्तुतिकरण पर आज के इस चर्चा में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल श्रेयांश स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और मैं हूं पुरुषोत्तम कुमार पाठक। आइए चर्चा प्रारंभ करते हैं। आंकड़ों का आरेखीय प्रस्तुतिकरण। आंकड़ों का आरेखीय प्रस्तुतिकरण। जब आंकड़ों को विभिन्न प्रकार के आरेखों से प्रस्तुत किया जाता है तो इसे आंकड़ों का आरेखीय प्रस्तुतिकरण कहा जाता है। वैसे तो आंकड़ों के आरेखीय प्रस्तुतिकरण में अनेक प्रकार के आरेखों का प्रयोग होता है, फिर भी हम यहाँ पर आपके कक्षा के पाठ्यक्रमानुसार कुछ 3 प्रकार के आरेखों के बारे में हम लोग यहाँ पर अध्ययन करेंगे, जिसमें है ज्यामितीय आरेख जिसे हम लोग जियोमेट्रिकल डायग्राम कहते हैं, दूसरा है बारंबारता आरेख जिसे हम लोग फ्रीक्वेंसी डायग्राम कहते हैं, और तीसरा है अंकगणितीय रैखिक आलेख जिसे हम लोग अर्थमेटिक लाइन ग्राफ कहते हैं। ज्यामितीय आरेख के अंतर्गत हम 2 प्रकार के डायग्राम्स को देखते हैं, जिसमें पहला है दंडारेख या फिर बार डायग्राम और दूसरा है वृत्तारेख जिसे हम लोग पाई डायग्राम के नाम से भी जानते हैं, पाई चार्ट के नाम से भी हम लोग इसे जानते हैं। हम लोग यहाँ पर देखेंगे दंडारेख की परिभाषा। तो दंडारेख में आंकड़ों को समान अंतराल और समान विस्तार वाले आयताकार दंडों के समूह के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। तो यहाँ पर 2 चीज़ है, एक समान अंतराल है और एक समान विस्तार है। तो समान अंतराल का मतलब ये हुआ कि 2 दंडों के बीच की जो दूरी होगी वो बराबर होगी, और समान विस्तार से मतलब है कि एक दंड की चौड़ाई प्रत्येक दंड की चौड़ाई बराबर होगी। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, जैसे ये 2 दंड है, 2 दंड के बीच की दूरी को हम अंतराल कहते हैं और एक दंड की चौड़ाई जो है उसे हम लोग विस्तार कहते हैं। तो कहने का मतलब है कि समान चौड़ाई वाले दंड और समान दूरी पर दंडों का प्रयोग करते हुए आपको बार डायग्राम का निर्माण करना होता है। तो बार डायग्राम किस प्रकार के आंकड़े के लिए, किस प्रकार की श्रेणी के लिए, चरों के लिए या उपयुक्त है, ये हम लोग देखें। तो दंडारेख बारंबारता और गैर बारंबारता दोनों प्रकार के चरों के लिए उपयुक्त होता है। दंडारेख की प्रकृति क्या है? दंडारेख की प्रकृति है कि यह एक विमीय होता है, क्योंकि इसकी ऊंचाई आंकड़ा के परिमाण को दर्शाती है और दंड की चौड़ाई का कोई अर्थ नहीं होता है। आप किसी भी चौड़ाई के दंड का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है कि प्रत्येक दंड की चौड़ाई समान होनी चाहिए। हम लोग अभी यहाँ पर देखेंगे कि दंडारेख के कौन कौन से प्रकार हैं, कितने तरीके से हम दंडारेख का निर्माण कर सकते हैं। तो पहला है सरल दंडारेख। सरल दंडारेख में आंकड़ों को प्रदर्शित करने के लिए एकल दंड का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं कि एक विद्यालय में 5 विद्यार्थियों के द्वारा हिंदी में प्राप्तांक को दर्शाने के लिए एकल दंड या फिर सरल दंडारेख का प्रयोग किया गया है। दूसरा है मल्टीपल बार डायग्राम, जिसे हिंदी में बहुदंडारेख भी कहा जाता है। तो इस प्रकार के दंडारेखों का प्रयोग 2 या अधिक आंकड़ा समुच्चय के बीच तुलना के लिए किया जाता है। जैसे इस एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं कि एक कक्षा में 5 विद्यार्थियों के द्वारा हिंदी, गणित और अंग्रेजी में प्राप्तांक के बीच में तुलना करनी है। तो इस तुलना करने के लिए मल्टीपल बार डायग्राम का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर एक विद्यार्थी के लिए 3 दंड का प्रयोग किया गया है, जिसमें एक दंड हिंदी में प्राप्तांक को बता रहा है, दूसरा दंड गणित विषय में प्राप्तांक को बता रहा है और तीसरा दंड जो है वो अंग्रेजी विषय में प्राप्तांक को बता रहा है। घटक दंडारेख, जिसे हम लोग कंपोनेंट बार डायग्राम भी कहते हैं, इसमें क्या है, जब विभिन्न घटकों के बीच तुलना करनी हो तो घटक दंडारेख का प्रयोग होता है। जैसे एक व्यक्ति के द्वारा अपनी मासिक आय को विभिन्न मदों में किए गए खर्चे को दर्शाने के लिए इस प्रकार के आरेख का प्रयोग हो सकता है। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, इस एग्जाम्पल से समझिए। इस एग्जाम्पल में है कि एक गांव में नामांकित एवं अनामांकित बच्चों की संख्या को घटक दंडारेख या फिर कंपोनेंट बार डायग्राम से दिखाया गया है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि प्रत्येक दंड को 2 भागों में बांटा गया है। एक भाग है नामांकित बच्चों की संख्या को और दूसरा भाग है इसका दूसरा जो घटक है वो अनामांकित बच्चों की संख्या को बता रहा है। अब हम लोग देखेंगे कि वृत्तारेख क्या है, पार डायग्राम क्या है। तो यह एक प्रकार का घटक आरेख है जिसमें आंकड़ा को एक वृत्त के रूप में दर्शाया जाता है, जिसमें वृत्त के क्षेत्र को आनुपातिक रूप से आंकड़ा के घटकों में विभाजित किया जाता है।
तो एक वृत्तारेख तैयार करने के लिए कुछ प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को हम लोग देख लें कि वो प्रक्रिया कौन कौन सी है। सबसे पहले आंकड़ा के घटकों को प्रतिशत में रूपांतरित कीजिए। दूसरा है प्रतिशत में बदलने का सूत्र है घटक का मान गुने 100 बटे कुल मान। घटक के प्रतिशत को 3.6 से गुणा कर घटक के संगत केंद्रीय कोण का मान ज्ञात करना है। किसी भी त्रिज्या के वृत्त में प्रत्येक घटक को वृत्त के केंद्र से कक्षांतरित करना है। अभी हम लोगों ने वृत्तारेख तैयार करने का, वृत्तारेख का निर्माण करने की कुछ प्रक्रिया, कुछ स्टेप्स देखे थे। तो उन सारे स्टेप्स को हम यहाँ पर एक उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। तो इस उदाहरण में आप देख पा रहे हैं कि एक तालिका में कार्य स्थिति के अनुसार 2001 में भारत की जनसंख्या को 3 घटकों में विभाजित किया गया है, जिसमें है सीमांत श्रमिक, मुख्य श्रमिक और गैर श्रमिक। तो सीमांत श्रमिक की संख्या है 9 करोड़, मुख्य श्रमिक की संख्या है 31 करोड़ और गैर श्रमिक की संख्या है 62 करोड़ और कुल जनसंख्या है 102 करोड़। अब यहां पर हम क्या करेंगे, सीमांत श्रमिक को प्रतिशत में बदलेंगे। तो प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं कि इस 9 को 100 से गुणा करते हैं और जो गुणनफल होता है उसे हम लोग 102 से भाग देते हैं, चूंकि पूरे कुल जनसंख्या कितनी है, 102 है। तो इसको प्रतिशत में जब आप बदलेंगे तो ये होगा 8.8%। मुख्य श्रमिक के लिए जब हम प्रतिशत बदलेंगे तो ये होगा 30.4%। तो इसके लिए आप प्रयास करेंगे 31 को 100 से गुणा करेंगे और 102 से भाग देंगे। गैर श्रमिक के लिए भी हम लोग 62 करोड़ उनकी जनसंख्या है, तो 62 को हम प्रतिशत में बदलेंगे तो ये होगा 60.8%। अब क्या करना है कि चूंकि ये तीनों घटक को हमें एक वृत्त में दिखाना है, तो वृत्त के पूरे क्षेत्र को हमें 3 क्षेत्रों में बांटना है। वृत्त को 3 सेक्टर्स में बांटना है। तो प्रत्येक सेक्टर का कुछ ना कुछ एक एंगल होगा। बिना कोण के मान को ज्ञात किए हम सेक्टर में विभाजित एक वृत्त को नहीं कर पाते हैं। तो सीमांत श्रमिक के लिए जो प्रतिशत हमने निकाला है 8.8%, इसको हम लोग केंद्रीय कोण में रूपांतरित करेंगे। तो केंद्रीय कोण में रूपांतरित करने के लिए हमें क्या करना होगा, 3.6 से गुणा करना होगा। तो 3.6 से जब आप गुणा करेंगे तो ये आएगा 32 डिग्री। उसी प्रकार 30.4 के लिए 109 डिग्री और गैर श्रमिक के लिए 219 डिग्री आया। और टोटल आपका जो डिग्री होगा वो वृत्त का 360 डिग्री होगा। अब हम लोग क्या करते हैं कि एक वृत्त बनाते हैं। तो वृत्त में किसी भी त्रिज्या का वृत्त आप बना सकते हैं। उस वृत्त के केंद्र से एक आप त्रिज्या ड्रॉ कीजिए और उसमें प्रोटेक्टर की सहायता से 32 डिग्री का एंगल, 32 डिग्री का कोण बनाइए। उसके बाद फिर 109 डिग्री का कोण बनाइए और 219 डिग्री का कोण बनाइए और प्रत्येक सेक्टर को आप डिफरेंट कलर से रंग दीजिए। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 32 डिग्री एंगल का जो कोण है ए, इसको अलग कलर से है। ए 109 डिग्री का है, इसको अलग कलर से किया हुआ है और ये 219 डिग्री का है, इसको अलग कलर से किया हुआ है। और उसके बाद फिर प्रत्येक कलर को आप डिफाइन करना होगा कि प्रत्येक कलर क्या बता रहा है। तो प्रत्येक कलर बता रहा है, जैसे सीमांत श्रमिक को बता रहा है, फिर एक कलर है मुख्य श्रमिक को बता रहा है, फिर और एक कलर है वो गैर श्रमिक को बता रहा है। तो इस तरीके से आप वृत्त आरेख का निर्माण कर सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे बारंबारता आरेख के बारे में, फ्रीक्वेंसी डायग्राम के बारे में। तो फ्रीक्वेंसी डायग्राम उस प्रकार के आंकड़ों के लिए उपयुक्त होता है जो आंकड़े ग्रुप्ड होते हैं, जो समूहित होते हैं, जिन्हें हम लोग बारंबारता सारणी में तैयार कर चुके होते हैं। तो बारंबारता सारणी को जब हम एक आरेख के रूप में प्रस्तुत करते हैं तो जो आरेख प्राप्त होता है इसे हम लोग बारंबारता आरेख कहते हैं। तो अब यहाँ पर हम लोग देखें कि बारंबारता आरेख के अंतर्गत कितने प्रकार के आरेखों को पढ़ना होता है। बारंबारता आरेख के अंतर्गत 4 प्रकार के डायग्राम्स के बारे में पढ़ना है, जिसमें पहला है आयत चित्र, दूसरा है बारंबारता बहुभुज, तीसरा है बारंबारता वक्र और चौथा है तोरण। आयत चित्र को अंग्रेजी में हिस्टोग्राम कहते हैं, बारंबारता बहुभुज को फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कहते हैं और बारंबारता वक्र को फ्रीक्वेंसी कर्व कहते हैं और तोरण को ओजाइव कहते हैं। इसे हम लोग संचयी बारंबारता वक्र भी कहते हैं।
यहाँ पर समझते हैं हम लोग आयत चित्र के बारे में। तो जब सतत बारंबारता सारणी के आंकड़े को आयत के समुच्चय के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है तो इस प्रकार प्राप्त आरेख आयत चित्र कहलाता है। आयत चित्र में आयत की चौड़ाई वर्ग के अंतराल और आयत की लंबाई वर्ग की संगत बारंबारता को व्यक्त करती है। तो यहाँ पर आयत चित्र में भी आयत के रूप में प्रस्तुत करते हैं, दंडारेख में भी आयत के रूप में प्रस्तुत करते हैं। तो दोनों में क्या अंतर है, अंतर देखने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि आयत चित्र को किस प्रकार से तैयार किया जाता है। अब जैसे देखिए यहाँ पर एक आयत चित्र है जिसमें वर्ग अंतराल को x अक्ष पर रखा गया है और बारंबारता को y अक्ष पे रखा गया है और रखकर यहाँ पर आयत के द्वारा इस आंकड़े को प्रदर्शित किया गया है। तो इस प्रकार यह प्रदर्शन आयत चित्र या फिर हिस्टोग्राम कहलाता है। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे दंडारेख और आयत चित्र में क्या अंतर है। तो आयत चित्र में दो स्तंभ के बीच दूरी नहीं होती है। एक चीज यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि दो स्तंभ के बीच दूरी नहीं होती है। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एक स्तंभ ये है और एक स्तंभ ये है, दोनों के बीच में कोई भी दूरी नहीं है। दोनों आयत एक दूसरे से सटे हुए रहते हैं। जबकि दंडारेख में दो स्तंभ के बीच समान दूरी होती है। स्तंभ की चौड़ाई आयत चित्र में स्तंभ की चौड़ाई वर्ग के अंतराल को मापती है। जैसे यहाँ पर इस आयत चित्र में आप देख रहे हैं कि पहले आयत की जो चौड़ाई है 1 से लेके 5 तक, दूसरे की है 5 से लेके 9 तक। तो इसकी चौड़ाई वर्ग अंतराल को मापती है और इसकी लंबाई बारंबारता को मापती है, जो हम लोगों ने देखा। जबकि दंडारेख में स्तंभ की चौड़ाई का कोई अर्थ नहीं होता है। आयत चित्र का प्रयोग सतत बारंबारता श्रेणी के लिए यह उपयुक्त तो होता है, जबकि दंडारेख बारंबारता और गैर बारंबारता दोनों श्रेणी के लिए यह उपयुक्त होता है। आयत चित्र 2 विमीय आरेख है, क्योंकि यहाँ पर चौड़ाई का भी अर्थ है और लंबाई का भी अर्थ है। जबकि दंडारेख 1 विमीय आरेख है, क्योंकि इसमें सिर्फ लंबाई का अर्थ होता है और चौड़ाई का कोई अर्थ नहीं होता है। तो आयत चित्र की सहायता से हम आंकड़ों का बहुलक या भूयिष्ठक ज्ञात किया जा सकता है। अब हम लोग यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं बारंबारता बहुभुज क्या है। बारंबारता बहुभुज सीधी रेखाओं से घिरा हुआ समतल है जिसमें सामान्यतः 4 या अधिक रेखाएं होती हैं। इसे आयत चित्र का विकल्प जाना जाता है। तो इसे तैयार करने के लिए हमें आयत चित्र को सबसे पहले तैयार करना होता है और उसके बाद फिर हम आयत चित्र से ही बारंबारता बहुभुज का निर्माण करते हैं। तो कैसे करते हैं, इसके लिए आयत चित्र में क्रमिक आयतों के ऊपरी छोर के मध्य बिंदुओं को एक सरल रेखा से जोड़कर बारंबारता बहुभुज का निर्माण किया जाता है। तो इसमें सबसे पहले आयत चित्र बनाना होता है। आयत चित्र के प्रत्येक आयत को ऊपरी सिरे के मध्य बिंदु को पॉइंट आउट किया जाता है, फिर प्रत्येक मध्य बिंदु को एक सरल रेखा से जोड़ते हुए बारंबारता बहुभुज का निर्माण किया जाता है। बारंबारता वक्र या फ्रीक्वेंसी कर्व। तो बारंबारता बहुभुज के बिंदुओं से निकटतम गुजरते हुए मुक्त हस्त से वक्र बनाकर बारंबारता वक्र का निर्माण किया जा सकता है। इसके लिए यह आवश्यक नहीं है कि बारंबारता बहुभुज के सभी बिंदुओं से होकर बारंबारता वक्र गुजरे हैं। यहाँ पर इसको हम एक उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। इस एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं कि एक बारंबारता वक्र का निर्माण किया हुआ है और बारंबारता वक्र बारंबारता बहुभुज के सभी बिंदुओं से होकर नहीं गुजर रहा है, लेकिन सभी बिंदुओं के उनके निकटतम स्थान से होकर अवश्य गुजर रहा है। तो हम लोग यहाँ पर समझेंगे तोरण क्या है, ओजाइव क्या है। तोरण को संचयी बारंबारता वक्र भी कहा जाता है। तोरण का निर्माण करने के लिए सर्वप्रथम संचयी बारंबारता सारणी बनाई जाती है। संचयी बारंबारता सारणी 2 प्रकार की होती है। संचयी बारंबारता सारणी से कम तथा से अधिक प्रकार की होती है। से कम प्रकार में वर्ग की ऊपरी सीमा को उनकी संगत संचयी बारंबारता के साथ सारणीबद्ध किया जाता है, जबकि से अधिक प्रकार में वर्ग की निम्न सीमा को उनकी संगत संचयी बारंबारता के साथ सारणीबद्ध किया जाता है। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, इस एग्जाम्पल से हम लोग से कम या से अधिक संचयी बारंबारता सारणी तैयार करेंगे। जैसे यहाँ पर है से कम में हम क्या करते हैं, से कम टाइप वाले में
ऊपरी सीमा को रखते हैं। तो यहाँ पर ऊपरी सीमा है 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, 50 है, 60 है, 70 और 80 है। तो हमने यहाँ पर 10 से लेकर 80 लिख दिया। अब इनकी हम संचयी बारंबारता लिखेंगे। 10 से कम में तो 0 से 10 वाले की बारंबारता होगी। 20 से कम में 0 से लेकर 20 तक की बारंबारता होगी। तो 2 है, 0 से 10, 10 से 20 3 है, तो 2 और 3 को जोड़ेंगे तो 5 होगा। उसी प्रकार 30 से कम में 0 से लेकर 30 तक की बारंबारता होगी, मतलब 2, 3, 5 को जोड़ देंगे। संचय करते, कहने का मतलब है प्रत्येक बारंबारता को आगे वाले वर्ग की बारंबारता में जब हम संचय करते चले जाते हैं, जोड़ते चले जाते हैं, तो वह संचयी बारंबारता तैयार होती है। अब से अधिक में हम क्या करेंगे, इसके निम्न सीमा को रखे हैं। तो 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 है। अब 0 से 10, तो 0 से 10 कहने का मतलब क्या हुआ, जो 70 से 80 होगा वो भी तो 0 से 10 होगा। तो यहाँ 0 से 10 कहने का, 0 से अधिक कहने का मतलब है 0 से लेके 80 के बीच में जितनी भी संख्याएं हैं, जो भी बारंबारता है, सभी बारंबारताओं का योग। तो 2 से लेकर 1 के बीच में जितनी भी बारंबारता यहाँ पर दी हुई सबों को योग कीजिएगा तो 24 होगा। अब 10 से अधिक में, तो 10 से लेकर 80 के बीच में सबका योग होगा तो 22 होगा। 20 से अधिक में 20 से लेकर 80 के बीच में होगा, उसका योग होगा, मतलब 5, 6, 4, 2, 1 और 1 जोड़ दीजिएगा तो 19 होगा। तो इस तरीके से आप से अधिक और से कम संचयी बारंबारता सारणी बना सकते हैं। अब इसका ग्राफ रेखा चित्र में हम कैसे दिखाएंगे, सो देखिए। तो से कम वाले में हम क्या किए हैं, ऊपरी सीमा को रखे हैं और उनकी संगत संचयी बारंबारता के से पॉइंट को प्लॉट किए हैं। जैसे यहाँ पर यह पॉइंट दिखा रहा है कि वर्ग की ऊपरी सीमा है 10 और उसकी संगत बारंबारता है 2, तो 10 और 2 से 1 पॉइंट मिल गया। उसी प्रकार 20 और 5 से 1 पॉइंट मिलेगा, 30 और 10 से 1 पॉइंट मिलेगा। इस तरीके से बहुत जितने भी पॉइंट्स मिले, सारे पॉइंट्स को एक सरल रेखा से जोड़ते हुए एक वक्र बनाइए, जिस वक्र का नाम होगा से कम प्रकार का तोरण। उसी प्रकार से अधिक में निम्न सीमा को उनकी संचयी बारंबारता के साथ एक वक्र बनाइए, जिस वक्र का नाम होगा से अधिक प्रकार का तोरण उज्जायी। यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि से कम प्रकार का तोरण कभी भी कम नहीं होता है, इसकी प्रकृति हमेशा बढ़ने की होती है, और से अधिक प्रकार के तोरण की प्रकृति हमेशा घटने की होती है, कम होने की होती है। और तोरण अगर है तो तोरण से हम किसी भी आंकड़े की मध्यिका की गणना हम कर सकते हैं। अंकगणितीय रैखिक आलेख या अंकगणितीय रेखा चित्र। तो अंकगणितीय रेखा चित्र को काल श्रेणी आलेख भी कहा जाता है, क्योंकि इसका निर्माण काल श्रेणी आंकड़ा से होता है। काल श्रेणी आंकड़ा, जब हम आंकड़े को विभिन्न वर्षों के आधार पर वर्गीकृत करते हैं तो वह आंकड़ा काल श्रेणी आंकड़ा कहलाता है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल में दिया हुआ है, एक देश का आयात और निर्यात करोड़ रुपए में से संबंधित आंकड़ा यहाँ पर दिया हुआ है, जिसमें विभिन्न वर्षों में एक देश में आयात और निर्यात कितना था उससे संबंधित यह आंकड़ा है। इसे हम लोग रेखा चित्र से प्रदर्शित करते हैं, तो उस प्रकार के रेखा चित्र को हम अंकगणितीय रैखिक आलेख कहते हैं। तो यहाँ पर रेखा चित्र में प्रदर्शित करने के लिए सबसे पहले एक्स अक्ष में हम वर्ष को रखते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 1976, 78, 80, 82, 84, 86 और 88 को रखा गया है। और वाई अक्ष पर हम काल श्रेणी आंकड़ा को रखते हैं। जैसे यहाँ पर आयात और निर्यात की मात्रा को रखा गया है 0 से 50, 100, 150, 200 और 250। अब प्रत्येक वर्ष के साथ आयात और निर्यात के लिए जो आंकड़ा यहाँ पर है, उस आंकड़े के साथ हम एक पॉइंट को प्लॉट करते हैं और प्रत्येक प्लॉटेड पॉइंट को एक सरल रेखा से जोड़ते हुए रेखा चित्र का निर्माण करते हैं, और वह रेखा चित्र काल श्रेणी आलेख या फिर अंकगणितीय रैखिक आलेख कहलाता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं लाल कलर का जो आरेख है वह आयात को बता रहा है, और ब्लू कलर का जो वक्र है ये निर्यात को बता रहा है। आज इतना ही। इस पूरे वीडियो को देखने के बाद अगर आपको समझने में कहीं भी कठिनाई आई होगी तो आप अपनी प्रश्न को कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, या फिर मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। आपके हर प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास किया जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।